विलियमसन सिंथेसिस को वैज्ञानिक एंडरसन विलियमसन ने दिया था। ये लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर थे और इन्होंने विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बताया। इस जो यह विधि है इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसके द्वारा हम सिमेट्रिकल सममित ईथर तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इससे असममित ईथर या मिश्रित ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में एल्किल हैलाइड की किसी सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें ईथर प्राप्त होते हैं। इसे हम इस अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर RX यह एल्किल हैलाइड है और इसकी क्रिया हम RONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो एल्कोक्साइड आयन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से जो एल्किल हैलाइड हैं तो उसमें जो हैलोजन समूह होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तथा जो R समूह या एल्किल समूह होगा उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड समूह है वह सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम हैलाइड के रूप में पृथक हो जाता है और इस तरह से जो बचा हुआ हमारे पास पार्ट है वह है ROR, यह ईथर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम देखें कि ये जो अभिक्रिया है बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो हम एल्किल हैलाइड लेते हैं वह प्राथमिक होना चाहिए और यहाँ पर हम देखें कि इस अभिक्रिया की जो दूसरी विशेषता है कि इसके द्वारा हम द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथरों का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, हमने यहाँ पर यह तृतीयक एल्कोक्साइड लिया है और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड से, जो कि एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोडियम है पॉजिटिव चार्ज है, तो यह ब्रोमाइड के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, तथा बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है जो यहाँ पर ब्यूटॉक्साइड है उसके साथ यह एल्किल समूह, यह ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एल्किल समूह को पर अटैक करेगा और उसके साथ बंध बना लेगा और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वह होगा 2-एथॉक्सी 2-मेथाइल ईथर। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें तृतीयक एल्किल समूह वाले ईथर प्राप्त हो जाते हैं। तो यह हम विलियमसन सिंथेसिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके द्वारा हम यहाँ पर द्वितीयक या तृतीयक रूप से प्रतिस्थापित ईथरों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि इस अभिक्रिया की एक कंडीशन है, वो ये कि यहाँ पर जो हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं वह प्राथमिक होना चाहिए। यहाँ पर हम द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइडों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों का उपयोग किया जाता है तो इसकी जो ब्यूटॉक्साइड आयन होता है वह एल्किल हैलाइडों पर, क्योंकि वो त्रिविम रूप से बाधित होते हैं और इस तरह से ये उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और इस स्थिति में हमें ईथर प्राप्त नहीं होते और ईथर के स्थान पर हमें यहाँ पर एथीन प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं RCHCH3X। यहाँ पर हमने द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिया है और इसकी क्रिया हम सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा होने की वजह से जो एल्कोक्साइड आयन है वह उसके जो एल्कोक्साइड आयन है वह कार्बन से नहीं जुड़ पाता है और इसलिए यह जो एल्कोक्साइड आयन है RO आयन है वह एल्किल हैलाइड से एक हाइड्रोजन ग्रहण करके केवल ROH के रूप में यानी कि अल्कोहल के रूप में पृथक हो जाता है। साथ ही साथ जो हैलाइड समूह है X समूह है वह सोडियम के साथ मिलकर NaX बना लेता है और बचा हुआ पार्ट यानी
यानी कि R CH डबल बॉन्ड CH2 एथीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर तृतीयक हैलाइड का यदि उपयोग करें तो उस समय भी हम देखें, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं तृतीयक हैलाइड और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड से, यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड से। तो यहाँ पर भी हम देखें कि सोडियम है वो ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। जो मेथॉक्साइड आयन होगा वह जो एल्किल हैलाइड के एक एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन लेगा और इस तरह से वह अल्कोहल मेथनॉल का निर्माण करेगा, जबकि बचा हुआ पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह से हमें एक यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपीन ये हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि यदि द्वितीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइडों का उपयोग किया जाता है तो हमें उत्पाद के तौर पर ईथर प्राप्त नहीं होते, जबकि उसके स्थान पर हमें एथीन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया है उसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड उपयोग में लाए जाएंगे वह केवल प्राथमिक एल्किल हैलाइड होंगे। साथ ही साथ हम देखें कि विलियम सिंथेसिस की एक और विशेषता है कि इसके द्वारा हम एरोमेटिक ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं। एरोमेटिक ईथर प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें इसकी फिनॉल की क्रिया जब यहाँ पर हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि क्षार के साथ कराते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो फिनॉल में से जो हाइड्रोक्सिल समूह है उससे H यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है सोडियम आयनों के द्वारा और इस तरह से हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होते हैं। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया जब हम आगे एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पर जो सोडियम है बड़ी आसानी से एल्किल समूह से जुड़े हुए हैलाइड समूह से जुड़कर सोडियम हैलाइड के रूप में पृथक हो जाता है और हमें यहाँ पर जो उसका स्थान ले लेता है R समूह और इस तरह से हमें एल्किल फेनिल ईथर ये एक प्रकार के मिश्रित ईथर हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C6H5OR एल्किल फेनिल ईथर ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके द्वारा हम मिश्रित ईथर प्राप्त कर सकते हैं, एरोमेटिक ईथर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड उपयोग में लाएंगे वह प्राथमिक एल्किल हैलाइड होने चाहिए। इस तरह से ईथरों का निर्माण जान लेने के पश्चात आइए अब हम इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईथरों के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम देखें ईथरों की संरचना में ध्रुवता। यहाँ पर हम देखें ईथर की जो संरचना होती है उसमें 2 एल्किल समूह के मध्य में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन जो आबंध है वहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो इसकी वजह से क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन आबंध में बॉन्ड पोलैरिटी पाई जाती है और इसकी वजह से जो ईथर अणु होता है उसमें कुछ ध्रुवता पाई जाती है, यानी लेकिन बहुत अधिक ध्रुवीय नहीं होते हैं, लेकिन अल्कोहलों की तरह इनमें ध्रुवता नहीं होती है, लेकिन इनमें नेट ध्रुवता कुछ मात्रा में पाई जाती है। और यही वजह है कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक लगभग समान अणुभार वाले एक नॉर्मल पेंटेन या फिर एक ईथर एथॉक्सी एथेन तथा एक अल्कोहल यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल इनकी आपस में तुलना करें
तो हम देखते हैं कि नॉर्मल पेंटेन जिसका अणुभार 72 यूनिट होता है, इसका क्वथनांक 309.1 केल्विन होता है। दूसरी ओर जो एथॉक्सी एथेन है, इसका जो अणुभार है वह 74 यूनिट होता है और इसका क्वथनांक भी 307.6 केल्विन होता है। जबकि लगभग इसी अणुभार वाले यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल जिसका अणुभार 74 होता है, इसका क्वथनांक 390 केल्विन होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं उनमें काफ़ी ध्रुवता पाई जाती है और ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। जबकि एथॉक्सी एथेन यानी कि ईथर तथा जो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके क्वथनांकों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। दूसरा गुण है ईथरों का, वह है इनकी जल में मिश्रणीयता यानी कि जल में विलेयता। तो यहाँ पर हम देखें कि ईथर तथा अल्कोहल दोनों ही जल में पर्याप्त मात्रा में विलेय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन इनमें अमिश्रणीय होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन की विलेयता यहाँ पर 100 ml जल में 7.5 ग्राम होती है, जबकि यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल की विलेयता 100 ml यदि जल लेते हैं तो उसमें 9 ग्राम ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि अल्कोहल आसानी से विलेय हो जाता है। जबकि इसी अणुभार वाले यदि हम नॉर्मल ब्यूटेन की को लें तो ये जल में अमिश्रणीय होते हैं। यहाँ पर भी जो इनकी जल में विलेयता का कारण है, क्योंकि ईथर तथा अल्कोहल दोनों के ही अणु जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं और इसकी वजह से ये आसानी से इसमें विलेय हो जाते हैं। तो ये है ईथरों के भौतिक गुण। आइए अब हम जानते हैं ईथरों के रासायनिक गुण को। यदि हम ईथरों की संरचना देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ROR, ये इनका जो सामान्य सूत्र है। तो उसमें हम देखें कि जो इनका रासायनिक गुण है वह यहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आबंध के विदलन के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर RO यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आबंध का विदलन होगा और ये किस किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं।